Hello students, I'm CS Monica Agrawal. Hello students, I'm CS Monica Agrawal. Here I'm going to taking your session for Companies Act 2013 Part 2. We have already discussed our topic about Part 1, that is what is company, what is the basic features of the company, and lifting of corporate wealth, and detailed description about many more topics. Now we are going to take part 2 of Companies Act 2013, in which we will going to cover incorporation of company, what is shares, kinds of share capital, contents, and what is MOA, what is AOA and contents of AOA, and doctrine of ultra vires, which is very important, and doctrine of indoor management, and some extra topics, etc. ठीक है. Now we are going to start firstly by promoters. बेटा प्रमोटर्स क्या होते हैं हम समझने की कोशिश करेंगे. देखिए, एक्सक्यूज मी, प्रमोटर्स क्या होते हैं. बेटा देखो, ये एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर एक्स. अब हमें पता लगाना है कि ये बंदा है ना, वो प्रमोटर है या नहीं है, प्रमोटर की डेफिनेशन में कवर होगा या नहीं होगा. तो पहले हम समझेंगे कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 इसे हम प्रमोटर मानेंगे या नहीं मानेंगे. तो इसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इसमें क्या गुण होने चाहिए जिससे हम ये समझ पाएँ कि ये प्रमोटर है या नहीं है. तो बेटा देखो, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ने हमें बताया है कि प्रमोटर कौन होते हैं. प्रमोटर इसका फर्स्ट जो क्लॉज है उसके अंदर बताया है कि ऐसा कोई बंदा, यानी कि मिस्टर एक्स, तब प्रमोटर होगा जब इसका नाम या तो कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है एज ए प्रमोटर, या कंपनी की एनुअल रिटर्न में एज ए प्रमोटर जिसका नाम लिखा है. यानी कि इट्स सो सिंपल. आप कंपनी का प्रोस्पेक्टस उठा के देख लो, कंपनी की एनुअल रिटर्न उठा के देख लो, अगर इन दोनों में से किसी में भी मिस्टर एक्स का नाम है तो हाँ, मिस्टर एक्स कंपनी का प्रमोटर है, अदरवाइज मिस्टर एक्स कंपनी का प्रमोटर नहीं है. नाउ इसके अलावा और कौन प्रमोटर हो सकता है कंपनी में? एक बंदा जिसका कंपनी के कंपनी के अफेयर्स पे कंट्रोल है, कंट्रोल ओवर अफेयर्स ऑफ द कंपनी. चाहे वो डायरेक्ट कंट्रोल हो बेटा, चाहे इनडायरेक्ट कंट्रोल हो. अगर किसी बंदे का कंपनी के अफेयर्स पे कंट्रोल है तो वो बंदा क्या होता है? प्रमोटर. बेटा जरूरी नहीं है एक प्रमोटर बनने के लिए आप शेयर होल्डर हो, जरूरी नहीं है आप डायरेक्टर हो. आप किसी भी कैपेसिटी में एक प्रमोटर बन सकते हो अगर आपका उस कंपनी की अफेयर्स पे कंट्रोल है, चाहे डायरेक्ट कंट्रोल है चाहे इनडायरेक्ट कंट्रोल है, आप प्रमोटर कहला सकते हो. तो बेटा एक प्रमोटर बनने के लिए पहले क्या देखना है आपको कि वो बंदा, उस बंदे का नाम या तो प्रॉस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में मेंशन हो, या फिर उस बंदे का कंट्रोल हो कंपनी के अफेयर्स पे. अब तीसरा पॉइंट जो आता है वो थोड़ा सा हमें समझना है. देखो ध्यान से पढ़ेंगे. इन अकॉर्डेंस विथ दो हुज एडवाइस, जिसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग या जिसकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग या जिसकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कंपनी के बीओडी काम कर रहे हैं, कंपनी के बीओडी काम कर रहे हैं. तो कंपनी के बीओडी इज अकस्टम्ड टू एक्ट, मतलब काम करने के लिए जिम्मेदार हैं, उनको काम करना ही पड़ेगा. किसके अकॉर्डिंग? जिस बंदे की एडवाइस के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कंपनी के बीओडी को काम करना ही पड़ेगा. वो बंदा क्या होता है बेटा? कंपनी का प्रमोटर होता है. क्या होता है? प्रमोटर. तो अगर मिस्टर एक्स के अकॉर्डिंग कंपनी के डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं तो मिस्टर एक्स प्रमोटर है. तो तीन चीज़ें देखेंगे, तीनों में से अगर एक भी क्राइटेरिया में कोई बंदा फॉल कर जाता है तो वो कंपनी का प्रमोटर कहलाएगा एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 69. बेटा आपके फाउंडेशन के अंदर अब आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर है,
तो अब आपको लिखना पड़ेगा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रमोटर क्या है तो आप लिखेंगे एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 69। फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई बंदा ऐसा है जिसका नाम कंपनी के प्रॉस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न में मेंशन है तो हाँ वो प्रमोटर है। दूसरा पॉइंट, अगर किसी बंदे का कंट्रोल कंपनी के अफेयर्स पे है तो हाँ वो प्रमोटर है, चाहे वो शेयर होल्डर हो चाहे ना हो, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे ना हो। तीसरा पॉइंट, अगर किसी बंदे की डायरेक्शंस, एडवाइस या इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कंपनी के बीओडी काम कर रहे हैं तो वो बंदा प्रमोटर है। समझ में आई बात? तो ये 3 पॉइंट हम सेक्शन 269 के अकॉर्डिंग डिस्कस कर चुके हैं। देखो बेटा आगे चलते हैं। इन सिंपल टर्म्स वी कैन से, अब बेटा ये तो हो गई कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है प्रमोटर की। अब हम बात कर रहे हैं कि जनरल वे में, मतलब अगर हम आम भाषा में, जनरल लैंग्वेज में जनरली बोलें तो डायरेक्टर होता क्या है। ये तो आपने एकदम टेक्निकली पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं जनरली, अगर समझने के लिए हम समझें कि मैम डायरेक्टर कौन होता है, तो वो अब हम देख रहे हैं कि डायरेक्टर कौन होता है। कौन होता है बेटा, देखेंगे डायरेक्टर, सॉरी डायरेक्टर नहीं प्रमोटर, जनरली प्रमोटर कौन होता है। अब हम देख रहे हैं जनरली प्रमोटर कौन होता है। फर्स्ट पॉइंट, पर्सन हु फॉर्म द कंपनी आर नॉन एज प्रमोटर, मतलब जो बंदा कंपनी बनाता है वो बंदा प्रमोटर होता है। बेटा अगर हमें कुछ भी नहीं पता होता तो भी हम यही गैस करते हैं कि प्रमोटर कौन होता है, जो कंपनी बनाता है। इसके अलावा जिस बंदे के दिमाग में पहली बार कंपनी को बनाने का आइडिया आया था वो बंदा क्या होता है, प्रमोटर होता है। तीसरी बात, दे टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन। बेटा मैंने तुम्हें बताया था कंपनी वो होती है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। तो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होने के लिए आपको कई सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ती है आरओसी में। अब वो जो भी फॉर्मेलिटीज है वो कोई ना कोई तो फुलफिल करेगा, तो वो कौन फुलफिल करता है कंपनी के बिहाफ पे, दैट इज प्रमोटर। तो ऑल नेसेसरी स्टेप्स फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन, किसके रजिस्ट्रेशन के, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के, जो बंदा फुलफिल करता है वो होता है हमारा प्रमोटर। अब देखो बेटा ये पॉइंट है ना, ये बहुत ही धांसू और स्टार पॉइंट हम इसको बोल सकते हैं। मतलब इस पॉइंट पे आपको क्वेश्चन बन सकता है एक इंडिविजुअल। It should, however, be noted that person acting in only in professional capacity, that is solicitor, banker, accountant, etc. are not regarded as promoter। क्या मतलब है बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपको ना एक कंपनी बनानी है और आपको कंपनी बनानी आती नहीं है, तो उसके लिए आपने एक प्रोफेशनल को कांटेक्ट किया जो कि है सीएस। फॉर एग्जांपल आपने मुझे कांटेक्ट किया, सीएस मोनिका अग्रवाल। आपने सीएस को कांटेक्ट किया और बोला कि मैम एक काम करो ना, हमें कंपनी बनानी है, आप हमें कंपनी बना दो। ठीक है, अच्छा बेटा मैंने कंपनी बना दी, ठीक है, क्या मैं इस कंपनी की प्रमोटर बन जाऊंगी? बेटा साल में पता ही नहीं कितनी कंपनियां मैं बनाती होंगी, क्योंकि मेरा काम ही कंपनियां बनाने से रिलेटेड है। ये मेरी प्रोफेशनल कैपेसिटी में मैंने कंपनी बनाई है, तो इस केस में इस कंपनी की प्रमोटर मैं नहीं कहलाऊंगी। यानी कि कोई बंदा अगर कोई काम वो कंपनी बनाने का अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में करता है तो उसे हम क्या नहीं कहते हैं, प्रमोटर नहीं कहते हैं। समझ में आई बात? प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर कोई प्रोफेशनल कंपनी बनाता है तो उसे उस कंपनी का प्रमोटर नहीं कहा जाएगा। जो आपके पास ये काम लेके आया था वही बंदा इस कंपनी का प्रमोटर कहलाएगा। बेटा मैं सोचती हूँ कि आपको प्रमोटर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक बंदा प्रमोटर कौन होता है, प्रमोटर कौन नहीं होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दैट। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं बेटा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मतलब कि कंपनी बनाने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन है, आप कैसे कैसे एक कंपनी बना सकते हो। हमने पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ कंपनी भी पढ़ा था, हमारे जो पार्ट 1 था उसके अंदर, और बहुत डिटेल में टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ा था। बेटा अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो टाइप्स ऑफ कंपनी से रिलेटेड फर्दर डिटेल कि इनको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट डील विद द बेसिक रिक्वायरमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, दैट इज
मिनिमम मेंबर रिक्वायरमेंट। बेटा आपको बताया गया था पहले भी कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर होते हैं, दैट इज 7 और मोर पर्सन्स, कम से कम 7 जने होने चाहिए पब्लिक कंपनी में, और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2। अगर प्राइवेट कंपनी ओपीसी है तो उसके अंदर एक मेंबर से भी काम चल जाएगा। इसमें हमने कुछ भी नया नहीं पढ़ा है, ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं। तो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बेटा अब हम देखेंगे इस स्लाइड में क्या है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब हमने पढ़ा कि प्रमोटर कंपनी बनाते हैं, बट बेटा कंपनी बनाने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए उन्हें क्या स्टेप्स लेनी पड़ेगी, वो आप पढ़ने जा रहे हैं। और ये सच में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू बिकम ए प्रोफेशनल, और एक प्रोफेशनल को एटलीस्ट कंपनी कैसे बनती है तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये उसकी वर्किंग का पार्ट है। तो बेटा अब हम पढ़ रहे हैं प्रोसीजर क्या बनाने की, एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की। तो बेटा कंपनी इनकॉर्पोरेशन में बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, हमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ फाइल करने होते हैं, आरओसी में फाइल करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं ये हम याद करेंगे। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। बेटा कंपनी के अंदर 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कंपनी की जान होते हैं। एक तो होता है अपना MOA और एक होता है AOA, ठीक है। ये दोनों जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कंपनी के चार्टर्ड डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट, चार्टर्ड। चार्टर्ड का मतलब क्या होता है, मेन डॉक्यूमेंट्स। ये कंपनी के कैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेन। तो इन मेन डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी आपको साइन करके, किसके साइन, सब्सक्राइबर्स। बेटा ऐसे बंदे जो पहली बार MOA पे साइन करते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स बनने के लिए, कंपनी के मेंबर बनने के लिए साइन करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की लेते हैं, दैट इज सब्सक्राइबर्स। और उनके साइन की हुई एक कॉपी MOA की कहाँ सबमिट की जाती है, ROC में, ठीक है बेटा। दूसरा कौन सा डॉक्यूमेंट हमें ROC में सबमिट करना है, दैट इज डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल। प्रोफेशनल बोले तो एडवोकेट, चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, इनमें से किसी भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल का हमें डिक्लेरेशन लेना है कि इस कंपनी को बनाते टाइम, इस कंपनी को फॉर्मेट करते टाइम सारी लीगल कंप्लाइंस हुई है और हमने इसमें अपनी गाइडेंस दी है, या फिर इन्होंने अपने आप भी किया है तो बहुत सही से किया है। वो ये गारंटी लेते हैं कि इस कंपनी को बनाने में सारी लीगल कंप्लाइंस हुई है। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट जाता है दैट इज एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है बेटा जनरल लैंग्वेज में शपथ पत्र। बोलते हैं ना, मैं ये शपथ लेता हूँ कि यहाँ पे जो लिखा है सच लिखा है, सच के सिवा कुछ नहीं लिखा। तो वैसे ही एफिडेविट एक शपथ पत्र कौन बनाते हैं, सब्सक्राइबर, जिनके साइन है ना MOA में पहली बार साइन होते हैं जिन बंदों के, सब्सक्राइबर एक एफिडेविट बनाते हैं। और फर्स्ट डायरेक्टर, एक तरीके से सब्सक्राइबर हो गए फर्स्ट मेंबर्स और दूसरे लोग फर्स्ट डायरेक्टर, इन दोनों के एफिडेविट कहाँ दिए जाते हैं, ROC में, कि आपने जो भी कंपनी बनाने में योगदान दिया है वो सही दिया है, आपने कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं की है, इस चीज़ की शपथ हम लेते हैं और ये आप डॉक्यूमेंट ROC में जमा करा देते हो, ठीक है। अपन ने बात की MOA की कॉपी साइंड बाय सब्सक्राइबर, डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल और एफिडेविट बाय सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये 3 चीज़ें हम जमा करा रहे हैं। और चौथी चीज़ है एड्रेस। हमने हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बताना होगा, जहाँ पे कोई भी अगर ROC को कोई डॉक्यूमेंट भेजना हो तो ROC भेज सकती है और हमें कोई डॉक्यूमेंट भेजना हो तो हम उस एड्रेस से भेज सकते हैं। वो हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए एड्रेस माना जाएगा। तो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस भी आपको ROC में बताना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर, पर्टिकुलर्स मतलब जनरल डिटेल्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर, जो कि हमारी वो बोलते हैं ना आइडेंटिटी प्रूफ होती है एक तरीके से। तो आईडी पे आपकी जो भी डिटेल्स होती है ना वो सारी देनी है विथ ID। आपकी जो भी ID है, आइडेंटिटी प्रूफ है, उसकी आपको एक कॉपी देनी है, प्लस अलग से पर्टिकुलर्स लिख के देने एवरी सब्सक्राइबर, जो फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी होते हैं उनके। बेटा ये 5 डॉक्यूमेंट हमने दे दिए। इसके अलावा हम और लीगल कंप्लायंसेस फुलफिल करते हैं, 5 डॉक्यूमेंट देते हैं ROC में और हमें मिल जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बेटा कौन कौन से डॉक्यूमेंट,
मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल, एफिडेविट, एड्रेस और पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर। फिर हमें मिलता है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मिलने के बाद हम अलॉटमेंट हम अप्लाई करते हैं सिन के लिए। सिन क्या होता है बेटा, जैसे तुम्हारा अलग से आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होता है, वैसे कंपनी की आईडी होती है एक तरीके से सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर हर कंपनी के लिए अलग अलग होता है। इट्स ए 21 डिजिट नंबर, इट्स ए 21 डिजिट नंबर। इसके अंदर हर डिजिट कंपनी के अलग अलग चीज़ों के बारे में बता रही होती है, जैसे कंपनी लिस्टेड है या नहीं है, कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी किस इंडस्ट्री में बिजनेस कर रही है, that is many more things which is included in the SIN। ये यूनिक नंबर होता है बेटा, यूनिक नंबर होता है, 21 डिजिट नंबर है और यूनिक नंबर होता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ये नंबर है तो वो एक कंपनी का है तो किसी दूसरी कंपनी का नहीं होगा, तो SIN से हम कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं और ये नंबर हमें अलॉट किया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन। बेटा आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी पड़ेगी जैसे आपका इनकॉर्पोरेशन हो चुका है। इसके अलावा देखो बेटा आगे डिटेल में हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ अच्छा पढ़ने वाले हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, फर्निशिंग ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आपने कंपनी को रजिस्टर करवाते टाइम, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब अगर आपने कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते टाइम कोई भी इंफॉर्मेशन गलत दी, इनकरेक्ट दी मतलब सुपर सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट मतलब कोई इंपॉर्टेंट बात या तो इन्फॉर्मेशन गलत दी या इंपॉर्टेंट बात जो बताना था वो छुपा ली, सप्रेस कर ली, दबा दी। तो अगर आपने कोई बात मटेरियल फैक्ट जो कि बताना ज़रूरी होता है, दैट इज़ मटेरियल फैक्ट, वो आपने सप्रेस कर ली, छुपा ली, दबा ली, या फिर आपने गलत इन्फॉर्मेशन बताई, दोनों ही केस में आप फ्रॉड के लिए लायबल होंगे। और बेटा हमारे कंपनीज एक्ट का एक बहुत पॉपुलर सेक्शन है कंपनीज एक्ट 2013 का, दैट इज सेक्शन 447। जब भी कंपनीज एक्ट में किसी भी तरीके का फ्रॉड होता है तो सेक्शन 447 अट्रैक्ट होता है। और यहाँ पे आपने गलत इन्फॉर्मेशन से रजिस्ट्रेशन करवा के फ्रॉड किया है और आप पे सेक्शन 447 एप्लीकेबल हो जाता है। और सेक्शन 447 में आपकी नॉलेज के लिए बता दूं पेनल्टीज दी हुई है कि अगर आपने फ्रॉड किया तो आप पे कितनी पेनल्टी लगेगी। नीचे आ जाइए, अगर आपने पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है, कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड, पहले से इनकॉर्पोरेट हो गई है, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन पता नहीं चला है आपके फ्रॉड का, पहले आपने फ्रॉड किया और आज जाके उसका पता चल रहा है, तो भी आप सेक्शन 447 में लायबल होंगे। यानी कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप सेक्शन 447 में लायबल होंगे और एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन कोई इन्फॉर्मेशन का पता चलता है कि आपने फ्रॉड किया तो भी आप लायबल होंगे। अब ये क्या दिया हुआ मैम, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। बेटा कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट टू इम्पॉर्टेंट, आपको एक बार बस देखना है मेरे साथ। अगर आपने किसी भी तरीके की इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी यानी कि फ्रॉड किया है तो ट्रिब्यूनल बोले तो NCLT NCLT की फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, प्यार से हम इसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल, ओनली ट्रिब्यूनल, शॉर्ट में बोलते हैं ना, प्यार से किसी को बोलते हैं तो वैसे। तो बेटा जब भी आप कोई गलत कांड करते हो तो ट्रिब्यूनल आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। तो अगर आपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम कोई डिफॉल्ट की तो सेक्शन 447 तो आप पे लगेगा ही, साथ में ट्रिब्यूनल भी आप पे कुछ ना कुछ आप पे सज़ा आपको दे सकती है। तो क्या क्या सज़ा दे सकती है, तो ट्रिब्यूनल ये ऑर्डर दे सकती है। क्या क्या ऑर्डर देखो, पास सच ऑर्डर्स एज इट मे थिंक फिट फॉर रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी including changes if any in the memorandum and articles in the public interest or interest of the company and its members and creditor। अगर कंपनी को लगता है कि इसके MOA में अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि कंपनी के MOA में किसी तरीके का कोई चेंज होना चाहिए जो कि आज पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, लेकिन चेंज हो जाएगा तो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो जाएगा या फिर कंपनी के इंटरेस्ट में हो जाएगा या मेंबर्स के इंटरेस्ट में हो जाएगा या क्रेडिटर के इंटरेस्ट में हो जाएगा। यानी कि ट्रिब्यूनल को लगता है कि चेंज करना ज़रूरी है या तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए या फिर
कंपनी के इंटरेस्ट के लिए या मेंबर के इंटरेस्ट के लिए या क्रेडिटर के इंटरेस्ट के लिए, तो ट्रिब्यूनल क्या कर देती है, ऑर्डर दे देती है कि चेंज करो भाई, तुम्हारे मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में जो हम बता रहे हैं वो चेंज आप करो। डायरेक्ट दैट लाइबिलिटी ऑफ ए मेंबर शैल बी अनलिमिटेड। बेटा कंपनी में हमें पता है ना लाइबिलिटी क्या होती है बेटा, मेंबर्स की लिमिटेड, बट अगर ट्रिब्यूनल को गुस्सा आता है तो वो क्या कर देता है, लाइबिलिटी को अनलिमिटेड, क्योंकि तुम गलत तरीके से कंपनी चला रहे हो तो तुम्हारी लाइबिलिटीज हमने अनलिमिटेड कर दी। हमें ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, अगर ट्रिब्यूनल को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो वो तुम्हारा नाम आरओसी के रजिस्टर में से हटवा सकता है, जिसे बोलते हैं हम स्ट्राइकिंग ऑफ। क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्राइकिंग ऑफ। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे स्ट्राइकिंग ऑफ के बारे में, अभी केवल आप इतना सा ध्यान रखो, आरओसी के रजिस्टर में से कंपनी का नाम हट जाना, दैट इज स्ट्राइकिंग ऑफ। फिर अगर कंपनी को बंद करने का ऑर्डर दे दिया जाए, दैट इज वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, दैट इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप। अगर ट्रिब्यूनल ऑर्डर देके कंपनी को बंद करवाती है, दैट इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप। तो कंपल्सरी वाइंडिंग अप का स्टेप भी ट्रिब्यूनल ले सकती है अगर वो आपसे नाराज हो जाए। इसके अलावा जो भी ट्रिब्यूनल को लगता है ऐसा कोई भी एक्शन ट्रिब्यूनल ले सकती है। बेटा ये हमने पढ़ लिया कि ट्रिब्यूनल आपके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकती है अगर इनकॉर्पोरेशन के टाइम आपने डिफ़ॉल्ट किया। तो इनकॉर्पोरेशन में अगर आपने किसी भी तरीके का डिफ़ॉल्ट किया तो सेक्शन 447 लगता है। इसके साथ साथ ट्रिब्यूनल आप पे क्या लगा सकती है, कोई भी ऑर्डर लगा के आपको सजा दे सकती है। बेटा अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हमारी, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। देखेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, इस टॉपिक में क्या बताया गया हमें कि हमारी कंपनी की जो कैपिटल है ना बेटा वो कैसी कैसी हो सकती है, कैपिटल कैसी हो सकती है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। बेटा ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। नॉमिनल एंड एथोराइज कैपिटल, बेटा जो फिक्स्ड कैपिटल होती है जिसके विद इन स्कोप ही हम कंपनी में शेयर इशू कर सकते हैं, दैट इज एथोराइज कैपिटल। आप सभी को पता है एथोराइज कैपिटल क्या होती है, जो कंपनी की मैक्सिमम लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा कंपनी कैपिटल इशू नहीं कर पाएगी, दैट इज एथोराइज कैपिटल, जिसकी अथॉरिटी कंपनी को मिली हुई है इशू करने की। ठीक है बेटा, दैट इज नॉमिनल, एथोराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल। यही वो कैपिटल है जिसका मेंशन हम एमओए में करते हैं डायरेक्टली, एमओए में रजिस्टर्ड होती है ये। इशूड कैपिटल, हमारी एथोराइज कैपिटल में से जो पार्ट इशू हो जाता है दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल, यानी कि हमने पब्लिक में शेयर इशू कर दिए हैं उतनी कैपिटल की। फॉर एग्जाम्पल हमारी एथोराइज कैपिटल है 10 लाख, सॉरी हमारी एथोराइज कैपिटल है 10 लाख, ठीक है, हमने उसमें से इशू कर दिए अभी तक 6 लाख, तो हमारी इशूड कैपिटल हो गई 6 लाख। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब 6 लाख में से पब्लिक ने जितनी सब्सक्राइब की है दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ने सब्सक्राइब की है 5,80,000, 5,80,000 पब्लिक ने सब्सक्राइब कर ली। बेटा आपको पता होगा 90% क्या होना चाहिए सब्सक्रिप्शन, 6 लाख का 90% क्या हुआ बताइए मुझे, 6 लाख का 90% क्या हुआ। अच्छा चलो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको 5 लाख कर देते जिससे इजी हो जाएगा। 5 लाख का 90% क्या हुआ बताइए। हाँ बेटा 5 लाख का अपने 90% किया, वो आ गया अपना 4.5 लाख, यानी कि इतना तो सब्सक्राइब होना ही चाहिए, वरना मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होने के कारण इशू कैंसिल हो जाएगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना रिसीव होने के कारण। तो फॉर एग्जांपल हमारी सब्सक्राइब कैपिटल है 4.8 लाख, मतलब हमने इशू किए 5 लाख शेयर और पब्लिक ने उसमें से सब्सक्राइब कर लिए 4.8 लाख, यानी कि हमारे पास पैसा कितने शेयर्स के लिए आया 4.8 लाख। अब बेटा ज़रूरी नहीं हम ये 4.8 लाख एक साथ मंगवा लें, इनको हम अलग अलग मतलब कॉल मनी में मंगवा सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। तो जितना अभी तक कॉल्ड अप है, फॉर एग्जांपल अभी तक हमने 4 लाख रुपए मंगा लिए हैं, 80,000 रुपये अभी शेयर्स पे आना बाकी है, तो कॉल्ड अप कौन सी हो गई 4 लाख और 80,000 अभी रिमेनिंग हो गई। पेड अप कैपिटल ज़रूरी नहीं है बेटा जितना हमने कॉल्ड अप कर लिया वो सारा शेयर होल्डर्स दे ही दें, कुछ लोग डिफॉल्टर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 3.8 लाख रिसीव हो चुके हैं, यानी कि 20,000 की अभी डिफॉल्ट चल रही है कॉल्ड अप में से, 20,000 अभी तक नहीं आए। तो इस तरीके से ये सारी कैपिटल होती है। अगेन
10 लाख हमने अपने एमओए में एज ए एथोराइज कैपिटल रजिस्टर्ड करवा लिए, उससे ज़्यादा हम शेयर कभी इशू नहीं कर पाएंगे पूरी लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। 10 लाख में से अगर हमने 5 लाख मार्केट में इशू कर दिए हैं, दैट इज इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल, 5 लाख में से पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए, फॉर एग्जाम्पल 4.8 लाख पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, तो ये हो गई सब्सक्राइब कैपिटल। 4.8 लाख जो सब्सक्राइब कैपिटल है उसमें से अभी तक हमने पब्लिक से मंगाए केवल 4 लाख, तो ये हो गए कॉल्ड अप कैपिटल। और 80,000 जो रिमेनिंग है दैट इज अनकॉल्ड कैपिटल, ये हम फर्दर फ्यूचर में मंगवा लेंगे। पेड अप कैपिटल, जो 4 लाख हमने पब्लिक से मंगा लिए हैं उसमें से पब्लिक ने हमें अभी तक कितने दे दिए 3.8 लाख, और 20,000 रुपये वाले अभी भी पैसे नहीं आए हैं, वो या तो आ जाएंगे वरना हम उन्हें फॉरफिट कर लेंगे इन नियर फ्यूचर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और वैसे भी काफ़ी सिंपल टॉपिक है, बच्चे नाम पढ़ते ही समझ जाते हैं कि क्या कहना चाहता है टॉपिक। अब बात कर रहे हैं हम शेयर्स क्या होते हैं। बेटा आप सभी को पता है शेयर्स क्या होते हैं, पता है क्या? हाँ मैम, कंपनी की कैपिटल होती है ना, कैपिटल, वो ही तो होता है शेयर, और क्या होता है? बेटा देखो ध्यान से समझना, आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, पर अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आपको पता तो है सबको शेयर क्या होता है, पर अंडरस्टैंड करेंगे शेयर का मीनिंग। शेयर विच मीन्स अ शेयर इन शेयर कैपिटल। कंपनी की कैपिटल में एक टुकड़ा, मतलब ये अगर शेयर कैपिटल है कंपनी की तो उसका एक छोटा सा हिस्सा, ये क्या है, एक शेयर। ऐसे ही बहुत सारे हिस्सों से मिलके कंपनी की क्या बनी है, शेयर कैपिटल बनी है, ऐसे इन्होंने लिखा है। एंड इंक्लूड्स स्टॉक, बहुत सारे शेयर्स को मिला के हम क्या बोल देते हैं, एक स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल 4 स्टॉक बना लिए हमने, तो कंपनी की शेयर कैपिटल में 4 स्टॉक हैं और हर स्टॉक में 100 शेयर्स हैं, तो 400 शेयर हो गए, 4 स्टॉक हो गए और एक शेयर कैपिटल हो गई। शेयर इज एन इंटरेस्ट इन द कंपनी, शेयर्स आर ए मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर शैल बी नंबर्ड। शेयर्स को हम क्या कर सकते हैं, नंबर कर सकते हैं, शेयर्स को हम एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। और शेयर इज एन इंटरेस्ट इन द कंपनी, शेयर क्या होता है, कंपनी के प्रॉफिट में से हिस्सा होता है। इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ कि एक्चुअली में शेयर क्या होता है बाय सम एग्जाम्पल नाउ। तो बेटा शेयर्स क्या होते हैं बेसिकली वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मुझे एक न्यू कंपनी स्टैब्लिश करनी है, ठीक है, एक एंटिटी बनानी है, एक बिजनेस खड़ा करना है, तो मैंने सोचा मैं कंपनी बनाऊंगी। ठीक है, मैंने कंपनी के फॉर्मेट में एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। ठीक है, अब कंपनी स्टार्ट तो मैं कर लूँ, मेरे पास आइडिया है। ठीक है, मेरे पास आइडिया है, मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास सारा बंदोबस्त है, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है बेटा, पैसा, मनी नहीं है, फाइनेंस की कमी है। तो बेटा मुझे ज़रूरत है फाइनेंस की। अब फाइनेंस के लिए मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे मुझे पैसा मिले। तो मैंने क्या किया, मेरे सारे स्टूडेंट्स का एक गेट टुगेदर प्लान किया, एक पार्टी प्लान की गेट टुगेदर। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए और मैंने सब स्टूडेंट्स के सामने यहाँ पे प्रोजेक्टर में अपना पूरा प्रोजेक्ट दिखाया उनको। बोले बेटा ऐसे ऐसे है ना, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू कंपनी, और जिससे है ना बस दुनिया बदल जाएगी। मतलब ऐसा धांसू अपना प्रोजेक्ट है ना कि मतलब मज़े आ जाएंगे। बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा था कि भाई हाँ यार मैम की बात में तो दम है। 1000 बच्चे वहाँ पे इकट्ठा हुए, जिसमें से 500 बच्चे मेरी बात से कन्विंस हो गए। मैंने बोला बच्चों अगर तुम्हें भी घर बैठे बैठे पैसे कमाने हैं और तुम्हें भी एक कंपनी का हिस्सा बनना है, तो एक काम करो, तुम जो 500 बच्चे हो ना, मेरे को ना ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए तुमसे, तुम 1000 रुपये पर पर्सन मेरी कंपनी में क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो। यानी कि मेरी कंपनी की कैपिटल में तुम कितना शेयर दोगे अपना बेटा, 1000 रुपीज़। टोटल कैपिटल मेरे पास हो गई 5 लाख रुपए की और तुम्हारा शेयर हो गया 1000 रुपये का। इन फ्यूचर अगर मेरी कंपनी अगले साल प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट में से भी तुम्हें हिस्सा मिलेगा क्या? यस। 10 साल बाद मेरी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है
और मेरी कंपनी का प्रॉफिट है कितना, साल मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जांपल अपन ज़्यादा नहीं मानते, अभी कम ही मानते हैं। फॉर एग्जांपल 1 करोड़, 1 करोड़ मतलब 100 लाख रुपीज़। तो वो जो प्रॉफिट होगा उसमें से मैं अकेली हिस्सेदार हूँ या आप लोग भी उसमें से क्या बनोगे, शेयर लोगे? तो बेटा शेयर का दो जगह मतलब होता है। कैपिटल में कंट्रीब्यूशन बाय शेयर होल्डर इज शेयर, जब मेवा बटेगा यानी कि प्रॉफिट बटेगा तो उस प्रॉफिट में से आपको कितना हिस्सा मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपके शेयर पे। तो प्रॉफिट का शेयर इज आल्सो कॉल्ड शेयर, यानी कि शेयर इज एन इंटरेस्ट इन द कंपनी। कंपनी से जो आपको फायदा मिलने वाला है वही तो शेयर है। आपने कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट किया है वही शेयर है। शेयर वर्ड के दो मीनिंग है, एक तो आप उसकी कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको एक उसके प्रॉफिट में से जो हिस्सा मिल रहा है। तो वो दोनों ही किसके अकॉर्डिंग मिलता है, जितना आपने शेयर दिया है उतना। आपने 1000 रुपये का शेयर मिला है तो आपको 1000 रुपये के अकॉर्डिंग ही क्या मिलेगा, प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। समझ में आई बात बेटा? तो ये मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है कि बच्चों को पता तो होता है शेयर क्या होता है, लेकिन अपन ये डीप में कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं, तो वो मैंने आपको समझाया। चलो बेटा आगे चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। बेटा शेयर कैपिटल आपने बचपन में पढ़ा होगा, दो तरीके की शेयर कैपिटल होती है। कौन कौन सी? इक्विटी, प्रेफरेंस। तो ये दोनों शेयर कैपिटल लिखी हुई है, देखो। एक तो हो गई हमारी कौन सी कैपिटल, इक्विटी, और एक हो गई हमारी प्रेफरेंस। आप सभी को पता है कि इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या डिफरेंस है। इक्विटी शेयर कैपिटल किसे कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसे कहते हैं, मैं ये अभी आपके साथ डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। बेटा एक अलग चीज़ आई है हमारे सामने, दैट इज हम कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स को अलग अलग राइट्स पे शेयर इशू करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अगर सारे इक्विटी शेयर्स को सेम वोटिंग राइट्स मिलते हैं दैट इज यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स, और सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को अलग अलग राइट मिलते हैं दैट इज डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। बेटा डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एक एडवांस टॉपिक है जो हम डिटेल में आपकी फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि राइट्स की पावर अलग अलग इक्विटी शेयर होल्डर को अलग अलग हमने दी है। वो डिपेंड करेगा ईयर पे कि उन्होंने कब कंट्रीब्यूट किया, कितना कंट्रीब्यूट किया कंपनी की कैपिटल के अंदर। नाउ हमारी नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट MOA, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। MOA क्या होता है? बेटा मैंने बताया था तुम्हें MOA क्या होता है, बताया था क्या बेटा? इट्स इन चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, बताया था। मेन डॉक्यूमेंट है कंपनी का, चार्टर डॉक्यूमेंट है कंपनी का, जिसके अंदर कंपनी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आती है। कौन सी इंफॉर्मेशन आती है बेटा? बेसिक। बेसिक इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है मैम? बेटा जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो उससे जो जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो सारी बातें कंपनी से रिलेटेड उसके मेमोरेंडम में लिखी होती है। आप मुझे बताओगे कि आप किसी से पहली बार मिलते हो तो क्या पूछते हो उससे? सबसे पहले नेम पूछते हो क्या? नेम, कि भाई बंदे आपका नाम क्या है ये तो बता दो। तो कंपनी का नाम कहाँ मेंशन होता है? कंपनी के मेमोरेंडम में। बेटा दूसरा सवाल हमारा उससे होता है कि बेटा आप करते क्या हो, दैट इज ऑब्जेक्टिव। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव भी कहाँ मेंशन होता है? कंपनी के MOA में। तीसरा सवाल हमारा होता है बेटा आप रहते कहाँ हो, दैट इज एड्रेस, दैट इज ऑल्सो मैंशनड अबाउट द कंपनी इन कंपनीज मेमोरेंडम। इसके अलावा जो भी अदर बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो भी कंपनी के MOA में मेंशन होती है। यही सब हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। अब बात आती है कि हम कंपनी के मेमोरेंडम को रजिस्टर्ड करवाना होता है हमें ROC में, और क्यों करवाना होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग MOA, इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज फॉर्म। मैंने तुम्हें बताया कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव कहाँ मेंशन होता है? MOA में। तो इसीलिए हमें इसे रजिस्टर्ड करवाना होता है, जिससे हमें पता चले कि हमारा स्कोप कितना है, कि क्या क्या काम हम कर सकते हैं, क्या क्या काम हम नहीं कर सकते। जो काम MOA में नहीं लिखा हुआ वो काम हम नहीं कर सकते। It enables shareholders, creditor, all those who deal with the company to know what it powers. बेटा अगर MOA बनाए नहीं तो शेयर होल्डर्स को कैसे पता चलेगा कि कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती, कंपनी के हाथ में क्या है क्या नहीं है। क्रेडिटर्स को कैसे पता चलेगा, और उन सब बंदों को कैसे पता चलेगा जो कंपनी के साथ किसी भी तरीके के बिजनेस में इन्वॉल्व है।
तो ये सब पता लगाने के लिए लोगों को पता चले कि कंपनी कौन सा काम कर रही है, कंपनी की पावर में क्या है, इसलिए एक डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसको हम बोलते हैं प्यार से MOA। अ मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। बेटा पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि कोई भी उसे आके देख सकता है, पढ़ सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। कॉन्सिक्वेंटली एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी इज प्रिज्यूम्ड। ये क्या लिखा है मैम? बेटा पब्लिक डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं ना, अगर आपने उनको नहीं भी पढ़ा तो ये भी तब भी ये माना जाएगा कि आपने उन्हें पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो तो आपके लिए ये मस्ट है कि आप कंपनी का MOA पढ़ो, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी हम यही मानेंगे कि आपने पढ़ा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर में कोई आपके आर्टिकल छपा है, न्यूज़पेपर में आपने नहीं पढ़ा तो भी वो आप पे एप्लीकेबल होता है क्या? यस। न्यूज़पेपर पे कोई न्यूज़ आई, आपने नहीं पढ़ी तो भी वो लगेगी आप पे? यस। तो उसी तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन जो MOA में लिखी हुई है तो हम आपको वो पढ़ना जरूरी था, आपने नहीं पढ़ा, इट्स योर डिफॉल्ट। MOA में कोई भी बात है जो आपने नहीं पढ़ी है, ये आपकी गलती है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप इसके लिए लायबल होंगे, ना कि कंपनी, और आप ही इसके गिल्टी पाए जाओगे। तो हम तो ये मान के चलेंगे आपने पढ़ ली है, नहीं पढ़ी है तो भी आप ही जानो क्या होगा। द शेयर होल्डर मस्ट नो द पर्पज फॉर विच हिज मनी कैन बी यूज फॉर द कंपनी। बेटा MOA में लिखा होता है कि कंपनी क्या क्या कर सकती है, तो शेयर होल्डर्स को तभी तो पता चलेगा कि उसके पैसे का हो क्या रहा है, उसके पैसे को गलत तरीके से यूज़ तो नहीं किया जा रहा, सही तरीके से तो यूज़ को हो रहा है उसका पैसा या नहीं हो रहा। तो वो उससे कैसे पता चलता है बेटा? मेमोरेंडम के थ्रू ही पता चलता है। तो इसलिए हम मेमोरेंडम को बनाते हैं, उसे रजिस्टर्ड करवाते हैं। अब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट स्लाइड में कंटेंट्स ऑफ MOA, मतलब MOA में और क्या क्या चीज़ें लिखी हुई होती है। बेटा देखो नेम क्लॉज ऊपर लिखा हुआ है, नेम क्लॉज। व्हाट इज नेम क्लॉज बेटा? कंपनी के अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? नेम क्लॉज। नेम क्लॉज क्या होता है? नेम क्लॉज के अंदर कंपनी का नाम लिखा होता है, नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो भी नाम होगा वो कहाँ मेंशन होता है? नेम क्लॉज में। अच्छा अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो नाम के एंड में वर्ड लिखा होगा दैट इज प्राइवेट लिमिटेड। अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है तो नेम के एंड में केवल लिमिटेड वर्ड। अच्छा एक बात बताओ, ये नाम आसानी से मिल जाता है या फिर कुछ करना पड़ता है इसके लिए? बेटा बहुत मुश्किल होती है नाम ढूंढने के लिए। कंपनी का जो भी नाम आप नेम क्लॉज में रख रहे हो वो आपको पहले मिलना ज़रूरी है, और ROC चेक करता है अपने रजिस्टर्ड में कि ये नाम पहले से किसी और को तो नहीं मिल रखा। अगर वो नाम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी का है तो आपको मिलेगा क्या? नो, नेवर। नेम क्लॉज में आपको वही नाम अलॉट किया जाएगा जो नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसके लिए आप अप्लाई करते हो ROC में। कुछ आप एक नाम के साथ ROC में नहीं जाते हो, एक से ज़्यादा नाम लेके आप ROC में जाओगे और उनमें से जो भी नाम आपका अलॉट हो जाएगा वो आप नेम क्लॉज में लिख सकते हो। सिचुएशन क्लॉज। बेटा सिचुएशन क्लॉज इज अबाउट एड्रेस, कि कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है ना वो जिस स्टेट में होता है उस स्टेट का नाम कहाँ लिखा जाता है? सिचुएशन क्लॉज के अंदर, कि कंपनी कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। बेटा ये दोनों किसके पार्ट है? अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। तीसरा देखो बेटा क्या मेंशन है अपना? ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, क्या क्या बिजनेसेस कर सकती है, वो सारे ऑब्जेक्ट लिखे हुए होते हैं। लाइबिलिटी क्लॉज में मेंबर्स की लाइबिलिटी मेंशन होती है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि दो तरीके की लाइबिलिटी होती है, किसकी? मेंबर्स की। एक दो तरीके की लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की, कौन कौन सी? लिमिटेड बाय शेयर्स। कौन सी? लिमिटेड बाय शेयर्स। एक पढ़ा था लिमिटेड बाय गारंटी। तो ये जो भी लाइबिलिटी का आपका टाइप है वो किस में मेंशन होगा? आपके लाइबिलिटी क्लॉज में। लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होते हैं, नीचे डिस्क्राइब कर रखा है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है लास्ट पार्ट में, पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नाउ कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम। आगे चलते हैं हम कैपिटल क्लॉज की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा कंटेन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, दैट इज कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज के अंदर मैंने तुम्हें बताया था बेटा अभी थोड़ी देर पहले कि ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी विच इज कॉल्ड नॉमिनल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज मेंशन्ड।
हम इससे ज़्यादा कैपिटल अपनी पूरी लाइफ में क्या नहीं कर सकते हैं, इशू नहीं कर सकते हैं पब्लिक में। अगर हमें अपनी एथोराइज कैपिटल से ज़्यादा इशू करना है तो हमें मेमोरेंडम में चेंज करना पड़ेगा। तो कैपिटल क्लॉज के अंदर मेंशन होती है मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल विच कैन बी इशूड बाय अ कंपनी। The desire of subscriber to be formed into a company. In the case of OPC, the name of the person who in the event of death of subscriber shall become the member of the company. बेटा ये एक नोट टाइप के पॉइंट्स हैं जो आप एक बार अपन देख सकते हैं। इनको अपने क्लॉजेज वाला पॉइंट ये कवर हो चुके हैं। इसमें जो फर्दर डिटेल है वो एक्स्ट्रा है। जैसे ओपीसी के केस में है ना, नॉमिनी का नाम भी लिखा होता है मेमोरेंडम में, जबकि अगर नॉर्मल कंपनी है तो उस केस में नॉमिनी का नाम मेमोरेंडम में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे नॉमिनी का अपना कंपल्सरी तोड़ना होता है। मेमोरेंडम मस्ट बी प्रिंटेड, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, नंबर्ड कॉन्सिक्यूटली एंड साइंड बाय एटलीस्ट 7 पर्सन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, 2 बाय प्राइवेट कंपनी एंड 1 इन 1 पर्सन कंपनी। मतलब जो जितने मिनिमम मेंबर हैं उनके साइन तो एटलीस्ट होने ही चाहिए मेमोरेंडम में। और मेमोरेंडम एक वेल डिजाइंड डॉक्यूमेंट होता है। एटलीस्ट एक विटनेस के सामने ये कांड होना चाहिए, मतलब ये साइन होने चाहिए। अब बात आती है हमारे दूसरे चार्टर डॉक्यूमेंट की, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेटा जहां पे हमारा एमओए था, एमओए में हमारे क्या दिया होता बेटा, एमओए। एमओए में क्या मेंशन था, बेसिक इंफॉर्मेशन कंपनी की। वहीं हमारे एओए में मेंशन है रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि हमारी कंपनी कोई काम कैसे कैसे कर सकती है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन तो एओए में मेंशन होता है और बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एमओए में मेंशन होता है। तो बेटा रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए हम क्या रेफर करते हैं हमेशा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के काम को करना कैसे है, मैनेज कैसे करना है, इंटरनल अफेयर्स को, ये सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है, एओए में। बिजनेस चलाना कैसे है, बिजनेस के अंदर कौन सा काम करना अलाउड है, कौन सा काम करना अलाउड नहीं है, ये एओए में लिखा होगा। बिजनेस में करना क्या है, बिजनेस किस चीज का करना है, बिजनेस का नाम क्या है, पता क्या है, लाइबिलिटी कितनी है, ये सब कहाँ लिखा होता है, एमओए में। Just as the memorandum contain the fundamental condition upon which company is allowed to be incorporated, so also the articles are internal regulation। मतलब फंडामेंटल्स तो कंपनी के आते हैं किस में, मेमोरेंडम में, और इंटरनल रेगुलेशन किस में आती है बेटा, एओए में। देखो जनरली एओए के कंटेंट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। वेरियस मैटर्स आर इंक्लूडेड इन provision of AOA contents which are as follows. Article shall also contain such matter as prescribed under the rules. Contain provision for entrenchment. The articles may contain provision for entrenchment to protect something to the effect that specified provision of the article may be altered only if conditions or procedures as that are more restrictive than those applicable in case of a special resolution are made or complied with। बेटा अगर एओए के किसी रूल से आप इत्तेफाक नहीं रखते हो, मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है एओए में कोई कंडीशन रखी हुई है, तो आप उसमें एओए में क्या कर सकते हो, ऑल्ट्रेशन। और एओए में ऑल्ट्रेशन के लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है। आई होप आप सब लोग जानते होंगे स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है। जो नहीं जानते उनके लिए एक बार मैं बता दूं, 2 तरीके के रिजोल्यूशन होते हैं, ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग में अगर आपकी जो अप्रूवल है शेयर होल्डर्स की वो मोर देन 50% और अप टू 75% हो जाती है, दैट इज कॉल्ड OR ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। अगर शेयर होल्डर्स की अप्रूवल 75% से ज़्यादा होती है, दैट इज कॉल्ड स्पेशल रिजोल्यूशन। कुछ कामों को करने के लिए हमें मोर देन 75% अप्रूवल की ज़रूरत होती है, जिनमें से एक है एओए का ऑल्ट्रेशन। यानी कि एओए के ऑल्ट्रेशन के लिए कम से कम 75% लोग तैयार होने चाहिए, तभी होगा।
Manner of inclusion of entrenchment provision. The provision of entrenchment shall only be made either on formation of company और बाय एन अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल्स। बेटा आप स्टार्टिंग में कोई चेंज कर सकते हो या बाद में अमेंडमेंट करके कर सकते हो। नोटिस टू द रजिस्टर्ड, अगर आप कोई भी चेंज किसी भी तरीके का अमेंडमेंट एओए में कर रहे हो तो उस चीज़ की आपको जानकारी आरओसी को भी देनी पड़ेगी। कौन? आरओसी, रजिस्ट्रार, क्योंकि रजिस्ट्रार में तो आप रजिस्टर्ड हो और पहले दूसरी टर्म्स बताई थी, तो टर्म्स चेंज हुई है तो दोबारा बतानी पड़ेगी आरओसी को। फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स, बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओ की डिज़ाइंस दे रखी हैं, वो डिज़ाइंस अलग अलग टेबल फॉर्मेट में दी हुई है, टेबल एफ जी एच आई जे, दैट इज मेंशन इन शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो उसमें से जो आप पे एप्लीकेबल है, आपके अकॉर्डिंग है, आपको वो फॉर्म आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का पिक करना है। ठीक है, कंपनी में अडॉप्ट ऑल, या तो आपको जो टेबल में जो जितनी भी रेगुलेशन दी हुई है आपको सारी अडॉप्ट करनी है, या आपको जो सही लगती है, एप्लीकेबल लगती है, केवल वो आप अडॉप्ट करें। कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अगर कोई कंपनी इस एक्ट के बाद में क्या होती है, इनकॉर्पोरेटेड होती है, कमेंसमेंट होती है, ठीक है, तो क्या होगा उस पर? In case any company which is registered after commencement of this act in so far as the registered articles of such company do not exclude, modified the regulation contained in the model articles applicable to such company, those regulations shall as far as applicable be the regulation of the company in the same manner and to the extent as they were contained in the duly registered articles। अगर कोई पहले ही रजिस्टर्ड हो चुकी, आफ्टर रजिस्ट्रेशन हुआ है, मतलब कंपनी का एक्ट आने के बाद रजिस्टर्ड हुआ है, तो उस पर मॉडिफाइड वो लगेगी रेगुलेशन, और कुछ भी नहीं, इट्स नॉट टू इम्पॉर्टेंट। जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। बेटा बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ये क्या बला है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। एकदम अजीब सा नाम आ गया मैम। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है बेटा कोई भी प्रिंसिपल, अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर्स। क्या होता है? बियॉन्ड द पावर्स। तो इन दोनों चीज़ों को, इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर कोई काम आप अपनी पावर्स के बाहर जाके करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायर्स। बेटा इट शुड नॉट बी अलाउड, क्योंकि आप अपनी पावर्स के बाहर जाके काम कर रहे हो। इसी का हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको काफ़ी प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस पे मिल जाएंगे। Doctrine of ultra wires, the meaning term ultra wires is simply beyond their powers. Legal force ultra wires is applicable only the act done in excess of legal powers of doer। अगर कोई काम करने वाला अपनी पावर के बाहर जाके कोई काम करता है तो ये क्या कहलाएगा? अल्ट्रा वायर्स। These suppose that the powers in their nature are limited। आपकी पावर्स लिमिटेड थी और आपने उससे बाहर जाके काम किया है। अगर आपकी पावर्स अनलिमिटेड होगी तो उसके बाहर कुछ होता ही नहीं है, तो वो अल्ट्रा वायर्स हो ही नहीं सकता। तो आपकी पावर्स अगर लिमिटेड है तभी आपके काम अल्ट्रा वायर्स हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। फंडामेंटल रूल ऑफ कंपनी लॉ दैट ऑब्जेक्ट ऑफ ए कंपनी एज स्टेटेड इन मेमोरेंडम कैन बी डिपार्टेड फ्रॉम ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ परमिटेड बाय एक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है बेटा, आप है ना मेमोरेंडम में आपने जो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है उसके बाहर जाके आप कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको कंपनी लॉ उस चीज़ की परमिशन देता है तो ही वो अलाउड है, अदरवाइज ऐसे एक्ट अलाउड नहीं है जो अल्ट्रा वायर्स मेमोरेंडम है। अल्ट्रा वायर्स मेमोरेंडम मतलब मेमोरेंडम में जो लिखा हुआ है उसके बाहर है। मेमोरेंडम में जो मेंशन है उस काम से ज़्यादा कोई दूसरा काम आप कर रहे हो जो मेमोरेंडम में तो आपने लिख ही नहीं रखा, लेकिन एक्ट अगर आपको वो काम करने की परमिशन दे देता है तो इट्स अलाउड। बेटा कभी भी अल्ट्रा वायर्स एक्ट इज नॉट अलाउड, यानी कि एक्ट के अंदर कोई काम लिखा हुआ है कि आप नहीं कर सकते तो वो आपकी बियॉन्ड पावर ही रहेगा, उसको कभी भी आप विद इन पावर नहीं कर सकते। तो अल्ट्रा वायर्स एक्ट विच इज अगेंस्ट द लॉ इज नॉट अलाउड। कॉन्सिक्वेंसेज एनी एक्ट डन और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ए कंपनी which travel beyond the power not only through the director but also the company is wholly void and inoperative in law and is therefore not binding on the company। बेटा अगर डायरेक्टर्स ने कोई ऐसा काम किया जो उनकी पावर्स के बाहर था, इवन कंपनी की भी पावर्स से बाहर है, ऐसा कोई काम डायरेक्टर्स ने कर दिया तो ऐसा काम वॉइड होगा और वो किसी पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी।
और लॉ में ऐसे ऐसे काम की कोई एग्जिस्टेंस नहीं मानी जाएगी। यानी कि अल्ट्रा वायर्स डायरेक्टर होता है, यानी कि डायरेक्टर्स अपनी पावर्स के बाहर या कंपनी की पावर के बाहर जाके कोई काम करते हैं, दैट इज ऑलवेज वॉइड। बेटा इसके अंदर ये एक्सेप्शन है कि अगर डायरेक्टर्स अपनी पावर के बाहर जाके कोई काम करते हैं और शेयर होल्डर उन्हें माफ कर देते हैं, जिसे बोलते हैं रेटिफिकेशन बाय शेयर होल्डर। रेटिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन नहीं है बेटा, ये रेटिफिकेशन है। रेटिफिकेशन मतलब अडॉप्ट करना। शेयर होल्डर उन्हें अडॉप्ट कर लेते, कोई बात नहीं, चलने दो यार, डायरेक्टर से गलती हो गई, कोई बात नहीं, हम भुगत लेंगे। अगर शेयर होल्डर से अलाउड कर देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, तो वो वैलिड हो सकता है। यानी कि शेयर होल्डर अल्ट्रा वायर्स डायरेक्टर एक्ट को क्या कर सकते हैं, वैलिड कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। इम्पैक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इज दैट ए कंपनी कैन नाइदर बी स्यूड। आप किसी पे केस नहीं कर सकते, आप पे कोई केस नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। अगर कोई काम क्या होता है, अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड पावर होता है। मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट इज ओपन टू पब्लिक पॉलिसी, इट्स अ नॉर्मल रूल। कि अब मैंने तुम्हें बताया था कि मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और पब्लिक में से कोई भी उसका इंस्पेक्शन कर सकता है। नेक्स्ट हमारा डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपको क्या बता रहा है, देखेंगे आप। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हमें बोलता है बेसिकली अबाउट सेक्शन 399 of the Companies Act provides that any company can inspect by electronic means any document kept by the registrar or make a record of the same or get the copy or extract of any document including certificate of incorporation of any company on payment of prescribed fees। बेटा इसका मतलब ये है कि एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट, कोई भी बंदा किसी भी कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, अगर वो डॉक्यूमेंट क्या हो, पब्लिक डॉक्यूमेंट हो। ठीक है, तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी क्या माने जाते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो क्या उनको भी पढ़ा जा सकता है बाय एनी पर्सन, यस। तो अगर ऐसी कोई बात, बेटा ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बता रहा है आपको, बेटा ये दो डॉक्ट्रिन होते हैं, दोनों। एक डॉक्ट्रिन होता है जो यहाँ पे भी मेंशन नहीं है स्लाइड में, मैं आपको समझा रही हूँ, आप समझेंगे। एक स्लाइड आपके यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो अपने मेंशन तो किया हुआ है डॉक्ट्रिन, बट स्लाइड में नाम ऊपर नहीं लिखा हुआ। देखिए ये देखो नीचे वाली स्लाइड में कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो पहले हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ेंगे और फिर हम इंडोर मैनेजमेंट में आएंगे, तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाला टॉपिक चल गया है, स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो आप दोनों डॉक्ट्रिन समझ लीजिए मेरे से, और फिर अपन इनको देख लेंगे, इन दोनों में अपने क्या एडिशनल बताया गया है। देखिए फटाफट देखेंगे हम दोनों डॉक्ट्रिन्स को। एक तो हमारी हो गई यहाँ पे इंडोर मैनेजमेंट की, और एक हो गई कंस्ट्रक्टिव नोटिस की। तो दोनों हमारे डॉक्ट्रिन्स क्या कह रहे हैं, देख। हाँ जी, देखो बेटा कंस्ट्रक्टिव नोटिस का क्या मतलब होता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का क्या मतलब होता है कि जितने भी हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं ना बेटा, वो सब कोई भी देख सकता है, एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट। ठीक है, और जो हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कोई भी देख सकता है, इंस्पेक्ट, तो उस केस के अंदर अगर हम उस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट्स मेमोरेंडम के अंदर जो लिखी हुई शर्तें हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, या आर्टिकल्स के अंदर जो लिखी हुई शर्तें हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, लेकिन उस बंदे ने MOA नहीं पढ़ा था और वो मिसगाइड हो जाता है, उसे पता ही नहीं था कि ये कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट की जो हमारे MOA में मेंशन थी। तो ये हमारी गलती नहीं है कि उसे हम पढ़ के सुनाएंगे कि भाई हमारे MOA के अकॉर्डिंग ये शर्त है कॉन्ट्रैक्ट की। ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले उसे क्या पढ़ना चाहिए था, MOA। यानी कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उस बंदे को हम जाके अलग से नोटिस दें कि भाई MOA पढ़ो,
ये अपने आप में नोटिस है, क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी पढ़ सकता है। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट इज ए कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अपने आप में नोटिस हैं, अलग से नोटिस देने की, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में ये बंदा हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस में एक तरीके से कंपनी को एक बेनिफिट प्रोवाइड हुआ कि अगर कोई बंदा उसका एमओए पढ़े बिना उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो एमओए के अंतर्गत रह के अगर कंपनी कोई काम करती है तो वो उस बंदे के लिए लायबल नहीं होगी। ही इज ओन सेल्फ रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इंडोर मैनेजमेंट की। बेटा इंडोर मैनेजमेंट इस कॉन्सेप्ट का एक तरीके से एक्सेप्शन है। इंडोर मैनेजमेंट व्हाट इज इट? बेटा इंडोर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि आपको इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए एमओए की, लेकिन जो एमओए में लिखा हुआ है वो केवल अगर किताबी लैंग्वेज है, मतलब किताबों में लिखा हुआ है, एक्चुअल में हो ही नहीं रहा है, एक्चुअल में वैसा नहीं हो रहा है, तो आप रेस्पॉन्सिबल उसके लिए नहीं हो। आपने एमओए पढ़ा और आप उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, बाद में आपको पता, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। आपको आपको आपने एमओए पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि कंपनी अगर जैसा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ कर रही है वैसा कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ करती है तो उसे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। ठीक है, तो आपने डायरेक्टर से पूछा कि भाई तुमने जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया क्या? उन्होंने तुम्हें एक कॉपी दिखा दी रिजोल्यूशन पास की, और वो थी नकली कॉपी थी, एक्चुअली में कोई जनरल मीटिंग हुई नहीं थी और एसआर पास हुआ नहीं था, तुम्हें फर्जी एसआर दिखा दिया गया, फर्जी स्पेशल रिजोल्यूशन दिखा दिया गया। तो इस केस में आपकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपको एमओए पढ़ना है केवल कंपनी के इंडोर मैनेजमेंट में, यानी कि गेट के अंदर, कंपनी के दरवाजों के अंदर कैसा मैनेजमेंट चल रहा है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको इंस्पेक्टर तोड़ना हो जो इंस्पेक्शन करने बैठे हो यहाँ पे कि आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दोगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है आपको, इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। आपको तो ये देखना है एमओए से कंप्लाई हो रहा है, आपने देख लिया, फिर भी अगर कंपनी के डायरेक्टर्स ने गलत तरीके से आपको डॉक्यूमेंट दिखा के सेटिस्फाइड कर लिया तो आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हो। उस केस में कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? डायरेक्टर सेल्फ। तो ये एक तरीके से आउटसाइडर को क्या है, बेनिफिट है, आउटसाइडर के लिए प्रोटेक्शन है इंडोर मैनेजमेंट। और आपका कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी के लिए प्रोटेक्शन है, और इनसाइडर इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर के लिए प्रोटेक्शन है कि वो कैसे बच सकता है और कंपनी कैसे बच सकती है। कंपनी ये बोल के कि भाई ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और आउटसाइडर कैसे बच सकता है? भाई मैंने तो पढ़ा था पब्लिक डॉक्यूमेंट, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये मुझे क्या पता था। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमने 3 डॉक्ट्रिन कंप्लीट कर लिए हमारे, अल्ट्रा वायर्स, कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपका ये कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आप अभी तक थे मेरे साथ CS मोनिका अग्रवाल। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं।